हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ स्टार्क इफेक्ट। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जीमन इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। उनकी टाइप्स की थी नॉर्मल जीमन इफेक्ट, एनॉमलस जीमन इफेक्ट एंड पाश्चन-बैक इफेक्ट। स्टूडेंट्स, उस इफेक्ट वो जो हमने इफेक्ट किए थे उनमें और इसमें जो कॉमन चीज है वो है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। मीन्स हम उन इफेक्ट में भी लाइन की स्प्लिटिंग देख रहे थे कि स्पेक्ट्रल लाइन कैसे स्प्लिट होती है, और स्टार्क इफेक्ट में भी हम स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ही देखेंगे। यही इन दोनों आर्टिकल्स की सिमिलरिटी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्क इफेक्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे एटम के ऊपर। स्टार्क इफेक्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जीमन इफेक्ट की टाइप्स की वहां हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी। तो स्टूडेंट्स, रोल हमारा वही है कि पहले हम ये देखना चाह रहे थे कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन वी कीप एटम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बट यहां हम क्या देखना चाह रहे हैं, दैट द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन एटम इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इफेक्ट को फर्स्ट टाइम स्टार्क ने ऑब्जर्व किया था 1913 में। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज स्टार्क इफेक्ट। क्लियर। अब इस इफेक्ट में क्या होगा कि नॉर्मली हम इसको हाइड्रोजन के लिए स्टडी कर रहे हैं, वैसे तो ये और एटम्स के लिए भी ऑब्जर्व होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट हाइड्रोजन का है, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन हाइड्रोजन एटम पे रहेगा। तो मैंने डेफिनेशन में भी स्टूडेंट्स यही लिखा है, द लाइंस एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 10 की पावर 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर आर स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ पोलराइज्ड कंपोनेंट। मींस स्टूडेंट्स, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स को देखोगे तो आपको 3 कंपोनेंट मिलेंगे, सिग्मा कंपोनेंट, पाई कंपोनेंट। सेंटर वाला कंपोनेंट पाई होगा और साइड वाले कंपोनेंट सिग्मा होंगे। जो सेंटर वाला पाई कंपोनेंट है उसकी वाइब्रेशन पैरेलल टू द अप्लाइड फील्ड होगी, और सिग्मा कंपोनेंट की वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट व्हेन वी प्लेस एन एटम इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। तो ये बात तो हुई स्टूडेंट आपके पास डेफिनेशन की, कि हमने स्टार्क इफेक्ट को स्टार्क इफेक्ट क्यों लिखा, बिकॉज इट इज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय स्टार्क। देन हमने इसमें यह बताया कि नंबर ऑफ लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो फिर से फर्दर कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती हैं, और इस स्प्लिटिंग को ही स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। स्प्लिटिंग में मैंने 3 कंपोनेंट के बारे में आपको बताया, पाई, सिग्मा, सिग्मा। पाई कंपोनेंट जो है वो उसकी वाइब्रेशंस जो होंगी वो पैरेलल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, सिग्मा की परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फील्ड होंगी, और हमें तीनों कंपोनेंट उसी टाइम पे दिखाई देंगे जब हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स कि स्टार्क इफेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। दैट्स सो माय नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस विद यू इज दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्क इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ 1-2 इंपॉर्टेंस इसकी आपको बताई हैं कि एटम से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसकी थ्योरी में भी हमें स्टार्क इफेक्ट जो है वो हेल्प करता है। मीन्स इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन फ्रॉम द एटम्स। सेकेंड थिंग कि स्पेक्ट्रल लाइन की ब्रॉडनिंग किस तरीके से होती है उसको एक्सप्लेन करने में भी स्टार्क इफेक्ट हेल्प करता है। थर्ड इज कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू किस तरीके से वेरी करेगी, किस सब्सटेंस के लिए क्या होगी, उस चीज को एक्सप्लेन करने में भी हमारा स्टार्क इफेक्ट हमारी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हुई बात डेफिनेशन की और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की। अब मैं बात करना चाहती हूँ आपसे कुछ उन
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कि स्टार्क इफेक्ट में हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो किस तरीके से डिपेंड करेगा, या स्प्लिटिंग जो होगी तो उनका वेव नंबर जो आएगा वो किस तरीके से वेरी करेगा, या जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की स्पेक्ट्रल में क्या क्या मेन डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मेन फीचर्स ऑफ स्टार्क इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स सबसे मेन फीचर्स में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज ऑल हाइड्रोजन लाइन form symmetrical patterns but it depends on quantum number n of the terms involved। means हाइड्रोजन लाइन की सभी लाइंस की बात कर रही हूँ स्टूडेंट में। वैसे मैं आपसे मेनली जो डिस्कस करूंगी वो बाल्मर सीरीज के बारे में डिस्कस करूंगी। तो बाल्मर सीरीज में आपके पास एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा जो भी लाइंस आ रही हैं उनका जो पैटर्न होगा वो सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। और उस सिमेट्रिकल पैटर्न की वैल्यू डिपेंड करेगी कि जो दो लेवल इन्वॉल्व किए हैं उनके लिए एन की वैल्यू है क्या। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एच अल्फा, एच बीटा और एच गामा ये चीजें हैं क्या। तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताती हूँ, तो आपको ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट फिर ज्यादा क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा कि बाल्मर सीरीज में जो आपके पास एटम्स हैं वो सेकेंड लेवल पे आते हैं, ठीक है। अगर वो थर्ड से सेकंड पे आ रहे हैं तो इस चीज को बोला जाता है, मींस जो आपकी ट्रांजिशन है वो थर्ड लेवल से सेकंड पे हो रही है, दैट इज नोन एज एच अल्फा ट्रांजिशन। क्लियर है। अगर आप फोर्थ से सेकंड पे आ रहे हो दैट इज नोन एज एच बीटा, ठीक है। अगर आप फिफ्थ से सेकंड पे आ रहे हो दैट इज नोन एज गामा। इस तरीके से अगर आप सिक्स्थ से आ रहे हो दैट इज नोन एज एच डेल्टा। क्लियर है। मीन्स आपकी जो फाइनल लेवल है वो हर केस में सेकंड ही है, क्योंकि मैं आपके पास यहाँ पे जो मेन डिस्कशन रख रही हूँ वो मैं बाल्मर सीरीज का रख रही हूँ, और बाल्मर सीरीज में फाइनल स्टेट हमेशा कौन सी होती है, सेकंड। अगर इनिशियल लेवल थर्ड है तो एच अल्फा, इनिशियल लेवल फोर्थ है तो एच बीटा, इनिशियल लेवल फिफ्थ है तो एच गामा। और जब आप इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो एच अल्फा जो सिंगल लाइन है वो नंबर ऑफ लाइन में स्प्लिट होगी, एच बीटा भी स्प्लिट होगी और एच गामा भी। तो अगर मैं इनका कंपैरिजन आपस में करूं तो इसमें जो हमारे पास स्प्लिटिंग होती है इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन। मीन्स एच अल्फा का बिहेवियर इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसके लिए एन की वैल्यू 3 है, एच बीटा के लिए एन की वैल्यू 4 है और एच गामा के लिए एन की वैल्यू 5 है। क्लियर। और सेकंड पॉइंट पे मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाह रही हूं कि जब आप स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो एक लाइन कितनी लाइन में स्प्लिट होगी ये बात डिपेंड करती है एन पे। जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी द नंबर ऑफ स्टार्क लाइन ऑल्सो इंक्रीजेस। मीन्स मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, सपोज करो अब ये सिंगल लाइन 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो रही है, ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन फिर इससे ज्यादा कंपोनेंट में डिवाइड होगी और ये वाली लाइन उससे ज्यादा में। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि एच अल्फा के लिए एन की वैल्यू 3 और 2 यूज हो रही है। एच बीटा के लिए अगर आप देखो तो 4 और 2 का यूज हो रहा है, तो एन की वैल्यू बढ़ गई ना। और एच गामा के लिए 5 का यूज हो रहा है। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है देन द नंबर ऑफ स्टार्क लाइन विल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो एच अल्फा जितनी लाइन में स्प्लिट होगी एच बीटा की नंबर ऑफ लाइंस उससे ज्यादा होंगी, और एच बीटा के कंपैरिजन में एच गामा की लाइंस उससे भी ज्यादा होंगी। यही मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है। दिस वन स्टूडेंट सेकंड पॉइंट में देखो आप, द नंबर ऑफ स्टार्क लाइन इंक्रीजेज विद एन लाइक एच बीटा शोज लार्ज नंबर ऑफ स्टार्क लाइन देन एच अल्फा। क्योंकि एच बीटा में आपके पास लेवल फोर्थ यूज होगा और एच अल्फा में थर्ड यूज होगा। सेम ऐसे ही एच गामा शोइंग स्टिल मोर लार्ज लाइन देन एच बीटा, क्योंकि एच गामा में फिफ्थ लेवल यूज होगा और एच बीटा में फोर्थ। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो नंबर ऑफ स्टार्क लाइंस भी इंक्रीज होंगी। अब आपको ये दोनों पॉइंट तो समझ आ ही गए होंगे स्टूडेंट्स। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेकर चलती हूँ। स्टूडेंट्स मैंने ये सबसे थर्ड पॉइंट से ऊपर एक सीरीज लिखी हुई है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी ई क्यूब। ये सीरीज स्टूडेंट्स हमें बताती है
कि इंटरेक्शन एनर्जी में कितना शिफ्ट होगा, दैट्स वाई डेल्टा वर्ड आगे लिखा है ना, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती जाएगी तो हमारे पास इंटरेक्शन एनर्जी में शिफ्ट कितना होगा। अब इसमें ये ई जो मैंने लिखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए बी सी मैग्नीट्यूड है, ये कोफिशिएंट हैं इस सीरीज के, और इन कोफिशिएंट्स को आप क्वांटम और क्लासिकल कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं उनको देके निकाल सकते हो, बट यहाँ हम ए बी सी पे नहीं जा रहे, आपको जस्ट यही बताना है दैट ए बी सी आर द कोफिशिएंट्स एंड ई स्क्वायर ई क्यूब आर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ई लीनियर, ई स्क्वायर मतलब अकॉर्डिंग टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्यूब मतलब अकॉर्डिंग टू क्यूब ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से सीरीज आगे चलती जाएगी। अब अगर ये वेव नंबर शिफ्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सिर्फ लीनियर फैक्टर के, ठीक है, ऐसा वीक फील्ड में होगा तो हम उस इफेक्ट को बोलते हैं, हम ये कह सकते हैं इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, बट पहले मैं आपको ये चीज बता रही हूं कि वेव नंबर जो वो मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इस बात का ध्यान रखना। पहले मैं इस बात पे नहीं जाना चाहती कि वो लीनियर पे डिपेंड कर रहा है स्क्वायर पे, पहले जस्ट ये याद रखो कि द वेव नंबर शिफ्ट is integral multiple of the units is which is proportional to the strength of electric field। means ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखी है इसके इंटीग्रल मल्टीपल पे ही हमारा वेव नंबर शिफ्ट डिपेंड करेगा। क्लियर। अब अगर स्प्लिटिंग पे सिर्फ लीनियर फैक्टर आता है तो वो लीनियर स्टार्क इफेक्ट हो जाएगा, अगर स्क्वायर आता है तो वो सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट हो जाएगा। बट सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर करने से पहले मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहती हूँ स्टूडेंट, कि स्टार्क इफेक्ट में जो पाई कंपोनेंट है, ठीक है, जो पाई कंपोनेंट आपके पास आ रहा है वो ज्यादा शिफ्ट होगा एज कंपेयर टू सिग्मा कंपोनेंट। मतलब अगर आप जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को कंपेयर करो तो जैसे जैसे आप वेरिएशन देखोगे तो पाई कंपोनेंट का शिफ्ट सिग्मा से ज्यादा आएगा। किस केस में? स्टार्क में एज कंपेयर टू जीमन में। मींस मान लो आपने सेम स्टेट ली हुई है, ठीक है, सेम स्टेट की ट्रांजिशन कर रहे हो आप, ठीक है, जीमन में भी वही कर रहे हो, स्टार्क में भी वही कर रहे हो, तो आप ये देखोगे कि जो पाई कंपोनेंट स्टार्क के हैं ना उनमें ज्यादा शिफ्ट आया है, ठीक है, एज कंपेयर टू जीमन इफेक्ट। फिर फिफ्थ पॉइंट में मैंने वही चीज लिखी है कि स्पेक्ट्रल लाइन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो फील्ड स्ट्रेंथ के तो डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई आ जाएगा। प्रोपोर्शनल हटा के आप इस सीरीज को भी लिख सकते हो कि ए आ गया। आपके पास ये कोफिशिएंट्स होते हैं और ये डेरिवेशन करनी पड़ती है आपको, क्लासिकल और क्वांटम ट्रीटमेंट लगाने के बाद मिलता है, तो वो हो जाएगा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट और लीनियर स्टार्क इफेक्ट हो सकता है। वो नेम आप लीनियर लिख दो चाहे फर्स्ट ऑर्डर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, वो स्क्वायर ऑफ द फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और अगर आप सीरीज को लिखना चाहें तो आप ये दो टर्म्स ले लो, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, बस यहीं तक लेनी पड़ेगी। और सेकंड ऑर्डर आपको तब मिलेगा जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर से ग्रेटर होगी, ठीक है। और इससे नीचे आपको कौन सा मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर स्टार्क इफेक्ट मिलेगा। क्लियर है। अब इससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट ये बनता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। मतलब आप उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में डिस्कस कर सकते हो, और नॉर्मली हम जो डिस्कस करेंगे वो हम हाइड्रोजन के केस में डिस्कस करेंगे। और सेकंड पॉइंट की फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट तभी होगा जब हम फील्ड इतनी लगाएं कि फाइन स्ट्रक्चर वहां पे नोटिस में नहीं आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मेन फीचर्स हैं क्या स्टार्क इफेक्ट के। और अब इससे नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट। स्टूडेंट्स सबसे बेसिक डिफरेंस तो आपको पता है कि अगर आप एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो जो हमें इफेक्ट ऑब्जर्व होता है दैट इज नोन एज जीमन इफेक्ट। और अगर आप एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो जो आपको इफेक्ट ऑब्जर्व होगा दैट इज स्टार्क इफेक्ट। अब ये फर्स्ट पॉइंट तो आपका मेन बन ही जाएगा, इसको आप खुद से लिख भी सकते हो कि जीमन इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है, स्टार्क में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है। अब जो मैं आपसे मेन चीज डिस्कस करना चाह रही हूँ, जो कॉमनली हम जिन चीजों को
मतलब इतना ध्यान नहीं देते जिन पे, वो ये चीज कि आप ध्यान से पढ़ना है उसको। फॉर अ गिवन लेवल ऑफ जे, मीन्स मान लो आपको एक जे की फिक्स वैल्यू दी है, ईच पेयर ऑफ लेवल, मीन्स अगर जे की वैल्यू मान लो 5/2 है, ठीक है, या जे की वैल्यू आप मान लो कि आपके पास 1 है, तो एम जे की वैल्यू क्या होती है, प्लस जे से माइनस जे होती है, तो एक पेयर क्या बनेगा, -1 और +1, ठीक है। तो वो कहता कि हर पेयर की एनर्जी सेम होगी अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो, बट अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उन दोनों लेवल्स की एनर्जी डिफरेंट होगी। जैसे स्टूडेंट हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो आपके पास जे की वैल्यू 5/2 है, ठीक है, तो एम जे की वैल्यू क्या क्या आएगी आपके पास, -5/2, ठीक है। फिर उसके बाद 1 आप कम करते जाओ तो -3/2, -1/2, 1/2, 3/2, 5/2। ईच पेयर का क्या मतलब है उसका, ये दोनों आपस में पेयर है, ठीक है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। तो वो कहता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो हर पेयर की एनर्जी सेम होगी, मींस एम जे -5/2 और +5/2 दोनों लेवल्स की एनर्जी सेम आएगी। -3/2 +3/2 की एनर्जी सेम होगी, -1/2 +1/2 की एनर्जी सेम होगी, बट मैग्नेटिक फील्ड में इनकी एनर्जी, पेयर्स की एनर्जी आपस में सेम नहीं होगी। क्लियर। अब ये जो पॉइंट मैंने अभी बोला इससे बहुत सी चीजें क्लियर हुई। पहली बात, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप जीमन इफेक्ट कर रहे हो तो आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, ठीक है। तो जीमन इफेक्ट एक्चुअल में है क्या, इट इज इंटरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विद इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जबकि स्टार्क इफेक्ट क्या है, इट इज अ इंटरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन एटम। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्क इफेक्ट प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है स्टूडेंट्स, बट जीमन इफेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट नहीं है। इसमें इंटरेक्शन हो रही है मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल की इंटरनल के साथ, और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से होती है, इस मोशन की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों के बिहेवियर में ये ऊपर वाला चेंज देखने को मिला है। अब एक चीज और आप नोटिस करोगे कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, किसके केस में, जीमन के केस में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगी कि जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या क्लॉकवाइज, मीन्स वो डिपेंड करेगी कि एमजे और -mj की साइन क्या है। अगर आप mj 5/2 लोगे तो एनर्जी कुछ और होगी, अगर आप -mj लोगे मीन्स -5/2 है तो एनर्जी कुछ और होगी। क्लियर। आई रिपीट कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस बात पे डिपेंड करेगी कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, और एनर्जी का साइन चेंज हो जाएगा जैसे ही एमजे का साइन चेंज होगा। अगर mj +5/2 है और mj -5/2 है तो दोनों के लिए एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। बट स्टार्क इफेक्ट में ऐसा नहीं होगा। स्टार्क में क्या चीज होती है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी n और l पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि ऑर्बिट जब घूम रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, बट ये इस बात पे डिपेंड करता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी। सिंपल n l और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल है। क्लियर। अब जो लास्ट पॉइंट इनके डिफरेंस का मैंने यहाँ पे नोट किया है वो ये है कि अगर कोई लेवल स्प्लिट हो रहा है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ जे, तो वो इतने लेवल बनाएगा टोटल, जबकि स्टार्क इफेक्ट में अगर लेवल स्प्लिट होगा एक फिक्स जे की वैल्यू के लिए तो वो या तो इतने लेवल बनाएगा या इतने। अब ये कैसे पता लगेगा, ये या ये, अगर आपके जे की वैल्यू हाफ इंटीग्रल का मल्टीपल है जैसे 5/2, 3/2, 1/2 तो इतने लेवल बनेंगे, लेकिन अगर जे की वैल्यू इंटीग्रल है 1, 2, 3, 4 तो इतने लेवल बनेंगे। क्लियर है। तो ये हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए, स्टार्क इफेक्ट की डेफिनेशन स्टडी की हमने, उसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जस्ट व्यू लिया हमने, उसका मेन फीचर क्या होंगे इस इफेक्ट के, और जीमन और स्टार्क इफेक्ट में क्या क्या डिफरेंस होगा। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट इन हाइड्रोजन। तब तक आप इस बेसिक को स्टडी कर लो
कोई डाउट हो आपको तो मुझसे पूछ लेना।